नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त लगातार पूछ रहे हैं बंगाल का क्या होगा। तमिलनाडु, केरल, असम ये भी चुनाव हुए, लेकिन लोगों का ध्यान सिर्फ बंगाल की तरफ है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी सारी ताकत बंगाल में झोंक दी है। और ममता दीदी जिस तरह से छटपटा रही है, उससे आम जनता की भी आकांक्षा बढ़ी है कि क्या होने वाला है, उत्सुकता बढ़ी है। और अजीब बात यह है कि इतना बंगाल का चुनाव जोर शोर में चल रहा है और इसमें राहुल गांधी कहीं दिखाई तक नहीं देते। हाँ, ना बोल नहीं सकते। उन्होंने जैसे टीका लगाया जाता है ना, वैसे टीका लगाने के लिए शायद राहुल गांधी बंगाल पहुंचे थे। उन्होंने कुछ एक दो जगह रैलियां भी की, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ सोशल मीडिया पर स्टेटस डाल दिया। तो राहुल गांधी भी बंगाल में पहुंचे। और राहुल गांधी जहां नहीं जाते, फिर भी उनकी चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी भारतीय राजनीति का एक बड़ा फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनका प्रभाव होता है, क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी के सबसे बड़े नेता है। वो पार्टी का बनाना हो या बिगाड़ना हो, जो भी करना है, उसकी सारे अधिकार अगर राहुल गांधी के हाथ में है। और कांग्रेस अगर बंगाल की विधानसभा चुनाव में एक पार्टी बनकर उतरी है, तो राहुल गांधी का कांग्रेस पर और कांग्रेस का बंगाल के चुनाव पर क्या प्रभाव होगा, उसकी चर्चा होनी चाहिए। दुख की बात यह है कि कोई भी राहुल गांधी की या कांग्रेस की बंगाल के विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा तक नहीं करता। कभी कभी बीच में कई नाम आ जाता है, लेकिन कांग्रेस तो स्पर्धा में है ही नहीं, रेस में है ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है। और वो बात साफ है, लेफ्ट फ्रंट हो या कांग्रेस हो, इनका बंगाल की राजनीति से मानो नामो निशान मिट गया है। 25 साल कांग्रेस ने और उसके बाद 35 साल लेफ्ट फ्रंट ने बंगाल में राज किया है, सरकार चलाया है। लेकिन आज इतनी बुरी हालत है कि मानो बंगाल में ये दोनों पार्टियां है कि नहीं, किसको पता नहीं। लेफ्ट फ्रंट की, वामपंथियों की जब सरकार थी, उसका समय खत्म आने को आया, तब लोगों को पता नहीं था कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी है भी या नहीं। एक तरीके से ममता ने कांग्रेस से अलग होकर जो कार्यकर्ताओं की पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ताओं की पार्टी, इसलिए ममता ने अपनी पार्टी बनाई थी। और दिल्ली के हाईकमांड, पार्टी कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के खिलाफ बगावत करके ममता दीदी ने ये पार्टी बनाई थी। लेकिन ऐसे ऐसे ममता ही अपने पार्टी के लिए हाईकमांड बन गई। तृणमूल का मतलब ममता दीदी, और ममता दीदी को अलग करो तो पार्टी है ही नहीं। आपको याद होना चाहिए कि एक समय ममता दीदी से भी पहले जो मिनिस्टर बने थे कांग्रेस के, अजीत पांजा, वो भी ममता दीदी के साथ अलग हो गए थे। तृणमूल की स्थापना में अजीत पांजा का भी हाथ था, लेकिन बहुत जल्दी ममता दीदी ने इस ढंग से पार्टी कब्जा की कि वो अपने तरीके से पार्टी चलाने लगी, अपनी प्रॉपर्टी बनाकर पार्टी चलाने लगी। और 15 साल में उनकी सत्ता आने के बाद तो ममता दीदी का मतलब ही बंगाल है, इस ढंग से ममता दीदी बर्ताव करने लगी, एटीट्यूड दिखाने लगी, तो लोगों को शायद लगा होगा कि अब बदलाव का समय आ गया। जब कोई समझने लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं अजेय हूं, अजिंक्य हूं, तब वो अपने ही खेत में, अपने ही बगल में एक जहर बो देता है। और उस जहर का जब पेड़ बन जाता है, तब वो बोने वाले को ही खा जाता है। एक तरीके से ममता ने अपने खात्मे के लिए ही
राजनीति में ऐसे कुछ बीज बो दिए थे कि आज उनका अंतिम समय सामने आते हुए देख रहा है। लेकिन एक बात है, लेफ्ट फ्रंट हो, वामपंथी मोर्चा हो या कांग्रेस हो, ये दोनों शक्तियां बंगाल में निष्प्रभ हो गई, लेकिन खत्म नहीं हो गई। उनको भी मानने वाला कुछ मतदाता है, आज भी है। 1%, 2%, 4% है, लेकिन उनके पास कोई लड़ने वाला नेता नहीं है। और इसलिए ममता के खिलाफ जब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया तो 10 साल लग गए। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब बीजेपी मानो बंगाल में थी ही नहीं। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन्होंने बंगाल में अपने पैर जमाए, पार्टी का संगठन खड़ा किया, उनके साथ आरएसएस भी जुड़ गई। और देखते देखते आज बंगाल में पिछले 6-7 सालों से बीजेपी ही 2 नंबर की पार्टी बनी है। कुछ समय के लिए लेफ्ट फ्रंट 2011 के बाद लेफ्ट फ्रंट बंगाल की विधानसभा में विपक्ष था, अपोजिशन पार्टी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो जगह कांग्रेस ने 2016 के बाद ले ली और पिछले 5 साल से बीजेपी बंगाल की 2 नंबर की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी अपोजिशन है। और बंगाल का ये इतिहास रहा है, जो भी बंगाल में 5-10 साल के लिए अपोजिशन पार्टी बनाता है, वही आगे चलकर वहां की सरकार बनाता है। तो बंगाल में आज की तारीख में चर्चा कांग्रेस की या वामपंथियों की होती ही नहीं, क्योंकि वो पार्टियां पूरे तरह से निष्प्रभ हो चुकी है और बीजेपी और तृणमूल इनमें ही संघर्ष चल रहा है। कांग्रेस हो, वामपंथी हो, जिस गुंडागर्दी से आधार पर सरकार चलाते थे, सत्ता कब्जा करते थे, चुनाव जीतते थे, वो सब तरीके ममता दीदी ने अपना लिए और उसी से परेशान होकर लोगों को, तृणमूल को चुनना पड़ा था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ममता दीदी ने भी वही तरीके अपना लिए, बार बार सत्ता कब्जा करने के लिए। तो उस गुंडागर्दी से जो जो परेशान है वो अपने आप ममता के साथ आ गए। तो आज ये हालत है कि ममता और बीजेपी इनमें ही बड़ी लड़ाई चल रही है, उसमें दूर दूर तक वामपंथ कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन है, वामपंथ के कुछ मतदाता है, कांग्रेस के भी कुछ है। पिछले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, वामपंथियों को तो उसके पहले चुनाव में खत्म हो गया। लेकिन फिर भी आजकल राहुल गांधी नई प्रेरणा लेकर पार्टी खड़ी करना चाहते हैं, देश के हर राज्य में पार्टी खड़ी करना चाहते हैं। और इसलिए क्षेत्रीय पार्टी से हाथ मिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। लेकिन राज्य विधानसभा का चुनाव आ जाता है तो राहुल गांधी अपना तंबू अलग से डाल देते हैं। और इसका कारण साफ है, इसका कारण ये है कि राहुल गांधी नई सिरे से अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। और जो अपना अपना प्रभाव खोया है कांग्रेस पार्टी, उसके ट्रेडिशनली पारंपरिक कांग्रेस के जो वोटर रहे हैं, उनको फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की एक बात समझ में आ गई कि उनसे बिखरे हुए जो मुस्लिम वोटर थे, दलित, मुस्लिम और उच्च ब्राह्मण, ये कांग्रेस का बेस था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो वोटर वापस लाने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा हर जगह वो अपना खुद का एक खेमा बनाना चाहते। तो बात साफ है, उनको अपना वोटर बेस फिर से हासिल करना है। और हासिल करना है तो जिसने वो छीना है, तृणमूल ने खेत छीना है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश या मायावती ने छीना है, बिहार में लालू प्रसाद ने छीना है। तो ऐसे लोगों से अपना मुस्लिम वोटर, दलित वोटर वापस लाने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हैं। और इसलिए उन्होंने परवाह नहीं की कि बंगाल के
चुनाव का नतीजा क्या होगा। उन्होंने साफ कर दिया कि वो पूरी की पूरी बंगाल की 294 सीट लड़ेंगे। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पूरे के पूरे बंगाल की 294 सीटें लड़ने के लिए उतर गए, तो वो बात साफ है कि उनको बीजेपी का कोई वोटर मिलने वाला नहीं। आधा परसेंट भी बीजेपी का वोट राहुल गांधी नहीं काट सकते। लेकिन जो बड़ा खेमा कांग्रेस के पास था, जो तृणमूल के पास या पहले वामपंथियों के साथ चला गया, वो था मुस्लिम वोटर। और बंगाल में मुस्लिम वोटर मानते हैं कि 30% से ज्यादा है। अगर उसमें से 2-4% भी वापस आता है तो कांग्रेस के लिए वो फायदे की बात होगी। आपको याद होगा, बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाने के पॉलिसी के कारण, नीति के कारण दिल्ली से कांग्रेस मानो वाइप आउट हो गई, खत्म हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने तय किया सब सीटें लड़ेंगे, हारेंगे तो परवाह नहीं। लेकिन जिन्होंने हमारा मुस्लिम दलित वोट खींच लिया है, छीना है, उससे वापस लाएंगे। और आम आदमी पार्टी से वो वोट बेस वापस लाने के लिए दिल्ली में राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए 1.5-2-3% कुछ वोट बढ़त लाई। मतलब क्या है? मतलब साफ है, जिस क्षेत्रीय पार्टी ने कांग्रेस का बेस छीना है, वो वापस लाने के लिए उस क्षेत्रीय पार्टी को बीजेपी के सामने शहीद करने के लिए राहुल गांधी तैयार हो गए। और इसी मंशा से अगर राहुल गांधी बंगाल पहुंच गए तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ममता दीदी का होगा, ये भूलना नहीं चाहिए। आपको याद होना चाहिए 2009 में पहली बार ममता दीदी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस वक्त ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था, लोकसभा में सीटों का बंटवारा किया था, और आगे 2011 में फिर से वही गठबंधन बंगाल में चल पड़ा और वामपंथ का सुपड़ा साफ हो गया था। वामपंथ को अकेले ममता दीदी ने नहीं हराया था। 2009 का लोकसभा या 2011 का विधानसभा चुनाव आप देखो तो आपको पता चलेगा, वामपंथ का सुपड़ा दोनों इलेक्शन में साफ हो गया। लेकिन वो साफ करने में ममता दीदी को बड़ी भारी मदद अगर मिली है तो कांग्रेस से मिली थी। तो एक तरीके से वामपंथ को हराने में कांग्रेस का वोटर बेस ममता दीदी के साथ चला गया। और दूसरी तरफ ममता दीदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और 2011 के बाद ममता दीदी ने तय किया, पर्टिकुलरली मुझे लगता है 2012 वगैरह के बाद ममता दीदी ने तय किया कि अब हमको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। तो जब अलग हो गए तो कांग्रेस का सुपड़ा भी साफ हो गया। और आखिर 2016 में कांग्रेस और वामपंथ को साथ मिलकर ममता दीदी के खिलाफ लड़ना पड़ा था। उसका फायदा नहीं हुआ और उसका फायदा बीजेपी को मिल गया। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के पास जो वोटर था वो ममता दीदी के खिलाफ था, वो बीजेपी का वोटर बेस बन गया। तो आज अगर राहुल गांधी बंगाल में उतरे हैं तो वो ममता के खिलाफ उतरे ऐसा मानना चाहिए। और उनको चुनाव जीतना नहीं है, उनको ममता को हराना है। और ममता को हराते हराते अगर बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी सरकार बनाती है, तो उसकी राहुल गांधी को परवाह नहीं है। राहुल गांधी चाहते हैं कि हर एक क्षेत्रीय दल जिसको वो INDIA में मित्र दल मानते हैं, उनका अपनी अपनी राज्य में खात्मा हो जाए, ताकि आगे चलकर देश की राजनीति में दो ही पार्टियां बचे, बीजेपी और कांग्रेस। और उन्होंने बंगाल में एक वीडियो बनाकर या भाषण करते हुए साफ साफ वोटर को बता दिया कि बीजेपी से अकेली एक पार्टी लड़ सकती है, वो है कांग्रेस। और ममता दीदी ने जो पोलराइजेशन किया, तुष्टीकरण किया, उसी कारण से बीजेपी बंगाल में बढ़ी है। तो एक तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ममता के कारण ही बीजेपी बंगाल में बढ़ी है।
ममता ने जरूरत से ज्यादा मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, पोलराइजेशन किया, इसलिए बीजेपी के लिए हिंदुओं का पोलराइजेशन हो गया। तो बीजेपी को हराना है तो सबसे पहले ममता को हराना पड़ेगा। ये थियरी अगर वोटर के पास राहुल गांधी लेकर जा रहे, अगर वो 5-6% भी वोट निकालते हैं तो नुकसान उतना ही प्रतिशत ममता दीदी का होगा और अपने आप वो बीजेपी का फायदा हो सकता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जीतेंगे। उनकी जो नीति है, उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के आधार पर राहुल गांधी जीतेंगे, क्योंकि उनको बीजेपी को अभी हराना नहीं है, अभी ममता को हराना है। इसलिए ममता हारेगी, राहुल गांधी जीतेंगे, लेकिन सरकार बनेगी बीजेपी की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।